राहुल पेरोलिया इन्फिनिटी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब तक हमने इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन यहां तक हमने देख लिया है, हम स्टडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी का ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस कॉन्सेप्ट। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एग्जैक्टली क्या होता है? सपोज करें ये है एक कंडक्टर। जब इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इस कंडक्टर में हीट जनरेट हो जाती है, या फिर मैं ये कहूं कि हीट डेवलप हो जाती है। इट मींस अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और मैंने इसको ऐसे टच करके देखा, ठीक है, कंडक्टर को अगर मैंने टच करके देखा तो क्या होगा, मुझे मतलब थोड़ा सा कुछ वार्म लगेगा, ये हॉट हो चुका होगा। अगर ये कंडक्टर इंसुलेटेड है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इंसुलेटेड है, इट मींस इसके ऊपर जो कवरिंग है वो किसी तरह के इंसुलेशन की दी हुई है, ठीक है, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। मैंने अगर इसको टच किया तो मुझे ये कंडक्टर जो है ये थोड़ा हॉट लगेगा। एग्जैक्टली क्या हुआ है, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो होने लगा वैसे ही हीट भी जनरेट होने लगी। Okay, so this is called heating effect of electric current. It means whenever electric current flows through the conductor, then the conductor becomes warm, it becomes hot. This is called heating effect of electric current. This is exactly transformation of the energy. यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और दिस इज ओनली ड्यू टू रेजिस्टेंस। ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के कारण। ओके, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अगर ये कंडक्टर है और हमें पता है हर एक कंडक्टर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, हर एक कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इसका मतलब करंट का अगर फ्लो हो रहा है तो उसमें बहुत सारा ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहा है। अगर करंट को फ्लो होना ही, उसमें से करंट अगर फ्लो होना चाहता है तो कुछ वर्क डन करना होता है। ओके, सपोज वर्क डन जो है, इफ इट इज W, तो मुझे ये वर्क निकालना है। कौन सा वर्क निकालना है कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो उसको कुछ वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट दी रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है लेकिन फिर भी करंट का फ्लो होना है तो कुछ वर्क करना पड़ रहा है। इस वर्क को मैं निकालना चाहता हूं। इस वर्क को मैं सिंपल से कॉन्सेप्ट से निकाल सकता हूं। वी नो दैट, हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। दिस इज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is equal to work done divided by charge। यहां से मैं निकाल सकता हूं work done, which is equal to V into Q। Okay, it means work done is equal to electric potential multiplied by charge। Clear? Now another definition of the current, we know that I is equal to Q by T। It means electric current is rate of flow of the charge। Okay, I'm giving here equation number first, giving here equation number second, and यहां से मैं निकाल रहा हूं value of Q, that is charge, which is equal to I into T। Clear? Now putting the value of Q in the equation number first, Q की value equation number first, सो यहां से Q की वैल्यू को हमें रखना है इक्वेशन नंबर सेकेंड में, जिसकी हेल्प से हमें मिलेगा वर्क डन। ओके, सो वैल्यू में पुट करता हूं, W इज इक्वल टू V इंटू Q। Q की वैल्यू है IP, सो ये लिखा मैंने I और ये रहा T। सो वर्क डन इज इक्वल टू VIP।
दिस इज द वर्क डन। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है तो वो इतना वर्क करता है, विच इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। और हमें पता है यही वर्क डन जो है उसकी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो यहां से हमें एनर्जी मिलेगी। दिस इज द एनर्जी, सिंस इट इज हीट एनर्जी, so I will write H, which is heat energy, and this is equal to VIT. This is one of the formula of the heat generated. Okay, it means अगर किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो जो हीट जनरेट होगी वो इतनी होगी। क्लियर? नाउ वी नो दैट ओम्स लॉ, V is equal to RI। ओके, यहां पर V के प्लेस पे मैं RI पुट कर रहा हूं, सो हीट मिलती है, इन प्लेस ऑफ V आई हैव टू पुट RI, सो ये कुछ होगा RI इंटू I इंटू T। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू I square RT। I into I will become I square R and T. So this is another formula of the heat generated or heat developed. Clear? So H is equal to VIT. This is first formula. Heat is equal to I square RT. This is another formula. And this is one of the most important formula, because this formula is also called Joule's law of heating। इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके अकॉर्डिंगली, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, सो जो हीट जनरेट हो रही है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। क्लियर? आई एम जस्ट गिविंग इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, heat generated is directly proportional to square of the current. Another thing, heat is directly proportional to resistance. Here I am giving second equation, and heat is directly proportional to the time also. Here I am giving third equation. Now let us understand what is happening. Heat is directly proportional to square of the current. It means अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हीट जनरेट हो किसी भी कंडक्टर में से, ओके, सो उसके लिए अमाउंट ऑफ करंट जो है वो हमें इंक्रीज करना होगा। और करंट के ऊपर ये कैसे डिपेंड कर रहे हैं, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। इट मींस अगर करंट की वैल्यू को डबल कर दिया, सो जो हीट है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर 2I अगर मैं लिखूंगा, उसका होल स्क्वायर अगर मैं करूंगा, सो 2 का स्क्वायर विल बिकम 4। इट मींस करंट डबल करने पर हीट जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर? सिमिलरली अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो उसमें से बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी उसमें से। क्लियर? मींस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। थर्ड, जितने ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो होगा किसी कंडक्टर में से, उसमें उतनी ही ज्यादा हीट जनरेट होगी। क्लियर? इन सबको कंबाइन करने पर हमें ये मिलता है, which is H is equal to I square RT. This is called Joule's law of heating. Clear? So these are the 3 factors on which heat generated जो है वो डिपेंड करती है। करंट बढ़ाने पर भी हीट ज्यादा जनरेट होगी, रेजिस्टेंस बढ़ाने पर भी हीट ज्यादा जनरेट होगी, और टाइम, जितने टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है अगर उसकी वैल्यू को भी इंक्रीज किया जाएगा तो करंट जो हीट है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? नाउ अनदर फॉर्मूला व्हिच वी कैन डिराइव फ्रॉम हियर। यहां पर हमने अभी V की वैल्यू पुट की है। इसी ओम्स लॉ से अगर मैं करंट की वैल्यू निकालता हूं, सो I विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। क्लियर? नाउ इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, सो हीट का एक फॉर्मूला और मिलेगा, विच इज इक्वल टू दिस V एज इट इज। इन प्लेस ऑफ I will put V divided by R and this T as it is. So V into V will become V square divided by R
into T. So this is another formula of the heat. We have three formulas. This is first one, basic formula, heat generated in terms of electric potential, electric current and time. क्लियर? यहां पर अगर हम V की वैल्यू रखते हैं फ्रॉम द ओम्स लॉ, देन वी गेट दिस फॉर्मूला विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. क्लियर? और इसी फॉर्मूले में अगर हम I की वैल्यू रखते हैं which is V by R, so हमें मिलता है एक और फॉर्मूला. So there are three formulas, okay, जो बताते हैं कितनी हीट जनरेट हुई है. क्लियर? सो ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. Okay students, so our next topic is applications of heating effect of electric current. हम हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस यूज करते हैं जो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं. इट मींस हीटिंग इफेक्ट एप्लीकेशन पर वर्क करते हैं. सबसे फर्स्ट वन हम लोगों ने देखा है इलेक्ट्रिक कैटल जो होता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर जो है, रूम हीटर जो है. ठीक है, यहाँ पे ये सभी ऐसे अप्लायंसेस हैं जहां पर हीट जनरेट होती है. एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है हीट एनर्जी में. इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में. हमने अभी अभी देखा था कि जो हीट जनरेट होती है वो करंट के ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है. सो जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं उन सबकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. जनरली दे हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस. अब हमारे पास जो मेटल्स होते हैं जनरली उनका रेजिस्टेंस इतना हाई नहीं होता है, सो हम मेटल्स जो है वो यूज नहीं करते हैं. मेटल्स के प्लेस पे हम लोग यूज करते हैं एलॉय. ओके, सो एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक बल्ब. हम सभी ने देखा है बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है विच इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. इट्स नॉट द मेटल, इट इज एन एलॉय. ओके, टंगस्टन. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. इट हैज अ हाई रेजिस्टेंस. इसका रेजिस्टेंस मेटल्स की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई होता है. एंड एक और इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है वो है हाई मेल्टिंग पॉइंट विच इज नियरली 3380 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो टंगस्टन जो है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई है, जिससे जब उसमें से करंट फ्लो होता है तो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट होती है और वो रेड हॉट हो जाता है, मतलब इतना ज्यादा ग्लो करने लगता है. एक और क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है वो है कि जनरली जो क्वेश्चन जो इसके ऊपर पूछा जाता है वो जनरली क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें हम इनर्ट गैस फिल करते हैं. एक्चुअली में उसका रीजन ये होता है कि अगर एयर उसके अंदर प्रेजेंट रहेगी सो वो रिएक्शन कर सकती है और इससे कुछ भी लॉस हो सकता है. तो उसको अवॉइड करने के लिए, मतलब जो ये फिलामेंट है ये रिएक्शन ना करे, है ना, इसीलिए उसके अंदर गैस फिल्ड होती है विच इज इनर्ट गैस. क्लियर? अनदर एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फ्यूज. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आल्सो. इलेक्ट्रिक फ्यूज, this work on the heating effect of electric current. What is fuse? I want to define here. Electric fuse is a safety device. ये एक ऐसी सेफ्टी डिवाइस है जो हम हमारे घरों में यूज करते हैं ताकि जब भी ज्यादा अमाउंट का करंट फ्लो हो तो ये फ्यूज जो है ये मेल्ट होके ब्रेक हो जाए और इलेक्ट्रिक करंट का आगे फ्लो ना हो पाए, जिससे हमारे अप्लायंसेस जो हैं वो सेफ रहे. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस. इट इज मेड अप ऑफ एन एलॉय ऑफ टीन एंड लेड. क्लियर? यहाँ पर भी हम किसी भी तरह के मेटल वायर का यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है. हम चाहते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो. अगर रेजिस्टेंस हाई है तो ज्यादा से ज्यादा हीट जनरेट होगी, इसीलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एलॉय. अब यहाँ पे हम स्पेशल टिन एंड लेड का एलॉय इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो हाई होगा बिकॉज इट इज एन एलॉय, बट इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लो और हमें ऐसा ही मटेरियल चाहिए यहाँ पर जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो. कंसीडर करते हैं कि ये वो वायर है विच इज मेड अप ऑफ टीन एंड लेड. क्लियर?
और जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होगा सो इसमें हीट जनरेट हो रही है। अभी क्लियर ना, जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे इसमें से जनरेट होने वाली हीट भी ज्यादा इंक्रीज होते चली जाएगी। अगर ये वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से जो भी फ्यूज की रेटिंग होती है उससे अगर ज्यादा बढ़ती है करंट की वैल्यू, सो ज्यादा हीट जनरेट होने से ये फ्यूज वायर मेल्ट होके ब्रेक हो जाता है। अगर ये फ्यूज वायर मेल्ट होके ब्रेक हो गया सो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा और वो ज्यादा अमाउंट का जो करंट अगर इसमें से फ्लो हो जाता तो वो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं उनको बर्न कर देता। क्लियर? सो इसको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया था फ्यूज। ठीक है, दिस इज द वर्किंग ऑफ द फ्यूज। जैसे ही ज्यादा अमाउंट का करंट इसमें से फ्लो होगा हीट जनरेट होगी और सिंस इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है इसीलिए ये वायर मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा जिससे सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ये थे हमारे कुछ एप्लीकेशंस जो हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, पावर हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया है। सिंपली वी कैन डिफाइन पावर एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, सिंपल पावर इट इज। ओके, बट अगर हम यहाँ पर पावर डिफाइन कर रहे हैं किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए, सो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिस रेट से इट मींस पर सेकेंड कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वही होगी उसकी पावर। क्लियर ना? So we can write like that, power is equal to rate at which energy is consumed और work जिस rate से हो रहा है। So we can write work done divided by time। हम लोगों ने इससे पहले देखा है कि अगर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो कितना वर्क होता है, हमने स्टडी किया है W is equal to VIT, दिस इज द वर्क डन। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन। नाउ अगर ये वर्क डन मैं इसमें पुट करता हूं सो पावर इज इक्वल टू VIT डिवाइडेड बाय T। क्लियर? नाउ T से T कैंसिल हो जाएगा सो पावर का हमें फॉर्मूला मिल रहा है V इंटू I। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट इज कॉल्ड पावर। यहाँ से एक और ये जो डेफिनेशन है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम जनरली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये जो फॉर्मूला डिराइव होकर आया है ये ज़्यादा यूज़ होता है। सो वी कैन से पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट। क्लियर? नाउ सिंस जो वर्क डन है इसकी एसआई यूनिट होती है जूल एंड टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड्स, सो जूल पर सेकेंड्स विच इज इक्वल टू वॉट, एंड दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर। क्लियर? सो पावर को हम मेजर करते हैं वॉट में और पावर को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो P इज इक्वल टू VI। यहां पर हम पावर के कुछ और फॉर्मूलेज हैं जो डिराइव कर सकते हैं। कैसे? ओम्स लॉ का यूज करके। ठीक है, नाउ वी नो दैट V इज इक्वल टू IR यूजिंग ओम्स लॉ। इट मीन्स अगर मैं V के प्लेस पे IR पुट कर दूं इस इक्वेशन में सो मुझे पावर का एक फॉर्मूला और मिलेगा। सो पावर हो जाएगी V के प्लेस पे मैं पुट कर रहा हूं IR और ये I एज इट इज, सो वी विल गेट पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। सो ये पावर का फर्स्ट फॉर्मूला था और ये पावर का एक और सेकेंड फॉर्मूला डिराइव होकर आया है। क्लियर? नाउ सिमिलरली अभी मैंने ओम्स लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँ तो मुझे पावर का एक नया फॉर्मूला और मिलेगा। सो लेट अस सी,
करंट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। क्लियर? नाउ आई की इस वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं अगेन पुट कर रहा हूं। सो वी विल गेट पावर इज इक्वल टू V एज इट इज, और I के प्लेस पे आई विल राइट I डिवाइडेड बाय R। I के प्लेस पे मैं यहां पे पुट कर रहा हूं V डिवाइडेड बाय R। क्लियर? सो पावर इज इक्वल टू V इंटू V, ये हो जाएगा V स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय R। सो ये एक और फॉर्मूला है जो हमें पावर कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। सो पावर के टोटल 3 फॉर्मूलेज हैं। P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। सो दीज आर द 3 फॉर्मूलाज। क्लियर? नाउ पावर की जो ऐसा यूनिट है वो है वॉट, बट सम टाइम कुछ बिगर यूनिट्स के साथ में भी हमें डील करना होता है। क्लियर? सो कुछ और भी पावर की जो यूनिट है जो हम जनरली यूज करते हैं वो है किलोवाट। ठीक है? सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। ये एक बिगर यूनिट है। सम टाइम कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिनकी जो पावर रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो उनको हम किलोवाट में मेंशन कर देते हैं फॉर द कन्वीनियंस। क्लियर? सो किलोवाट इज अनदर यूनिट, सिमिलरली मेगावाट। So here I am writing 1 megawatt is equal to 10 raised to the power 6 watt. जैसे 1 kilowatt is equal to 1000 watt, 1000 we can write 10 raised to the power 3 watt. Clear? Similarly megawatt is another unit to calculate the power or to measure the power. So 1 megawatt is equal to 10 raised to the power 6. एक और यूनिट है जो जनरली मोटर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं और वो है HP, दैट इज हॉर्स पावर। सो 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। सो ये एक और यूनिट है पावर की। जनरली जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती है, जो इलेक्ट्रिक पंप्स होते हैं, उनकी जो पावर है वो हम HP में मेजर करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ HP इज हॉर्स पावर एंड 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है? एक्चुअल में क्या होता है, जनरली जो ऐसा यूनिट है एनर्जी की और इलेक्ट्रिक एनर्जी की वो है जूल्स। ठीक है? बट ये जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ये जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इस एनर्जी को हम जनरली जूल्स में मेजर नहीं करते हैं। जूल्स में मेजर नहीं करते हैं, इसके प्लेस पे हम इस एनर्जी को किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। सो इसी को हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जनरली जो ऐसा यूनिट है वो है जूल्स। सो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो हम जूल में नहीं मेजर करते हैं, जूल के प्लेस पे उस एनर्जी को हम किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज दिस, है ना। सो we know that electric power is equal to energy divided by time. ठीक है? the rate at which electric energy is consumed, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। सो यहां से जो एनर्जी होगी वो होगी पावर इनटू टाइम। ठीक है? नाउ इफ पावर इज इन किलोवाट, अगर वो वॉट में नहीं है सो हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा। सो इफ द पावर इज इन किलोवाट एंड टाइम इज इन आवर्स, सो यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इसको अगर मैं एक साथ लिखूं तो मुझे मिलेगा किलोवाट आवर, और इसी को हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है? इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, दिस इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर।
इट मीन्स एक कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसकी रेटिंग है 1 किलोवाट और वो 1 आवर तक वर्क कर रहा है। इट मीन्स वो 1 आवर में जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करेगा हम उसे ही बोल रहे हैं 1 किलोवाट आवर। इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड by an electrical appliance of 1 kilowatt hour till 1 hour। 1 hour तक वो जितनी भी किलोवाट है ना, जितनी भी एनर्जी को वो कंज्यूम करेगा उसी को हम बोल रहे हैं किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और इसी को हम 1 यूनिट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 1 यूनिट। जो हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है उसमें यूनिट कंजप्शन होता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड सो ऑन। सो यूनिट मीन्स commercial unit of electric energy which is kilowatt hour and kilowatt hour is also known as 1 unit। ठीक है, so let us see what is the relationship between SI unit and commercial unit of electric energy। it means 1 kilowatt hour मुझे इसको कन्वर्ट करना है जूल्स में। so कितना होगा 1 किलोवाट आवर, इट मीन्स 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। क्लियर? पहले इन दोनों को मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करता हूँ। 1 किलोवाट आवर मीन्स 1000 वाट, इसको किलोवाट को मैंने कन्वर्ट कर दिया 1000 वाट, एंड 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स और इसको मैं एक और बार मल्टीप्लाई करता हूँ सो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड्स में। क्या किया मैंने 1 किलोवाट आवर को मैंने ब्रेक करके लिखा 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट एंड 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स और एक और बार अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा मुझे 60 इंटू 60 सेकेंड्स। क्लियर? सो 1000 एज इट इज वाट। अभी हमने देखा था जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वाट। ठीक है, सो यहां पर मैं लिख देता हूं जूल पर सेकेंड, वाट के प्लेस पे मैंने लिख दिया जूल पर सेकेंड, बिकॉज जूल पर सेकेंड को ही हमने वाट लिखा था इनटू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, ये सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, सो हमें मिल रहा है 1000 इंटू 3600, सो 36 1 2 3 4 5 5 zeros 1 2 3 4 5 और ये रहेगा जूल में। और फाइनली वी कैन राइट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, सो हमें मिलेगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल यूनिट एंड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। SI यूनिट होती है जूल, कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर, सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। सो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। ओके स्टूडेंट्स, सो पावर एंड कमर्शियल यूनिट पे हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एंड द क्वेश्चन इज द करंट थ्रू a 12 volt tungsten lamp connected to 12 volt battery of negligible resistance is 3 ampere. Calculate the resistance of the filament, first thing, second power of the lamp and third electrical energy consumed in 5 hours. Clear? So question ये रहा, first of all I will write the given data। यहाँ clearly given है the current through a 12 volt tungsten lamp connected to 12 volt battery। it means electric potential is given to us which is 12 volt। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, बट जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 3 एम्पियर। सो आई विल राइट I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। Only these two things are given to us। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, सेकेंड पावर, थर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 5 hours। सो टाइम इज ऑल्सो गिवन विच इज 5 hours।
बट इसको हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, ठीक है, अगर हमें निकालना है एनर्जी जूल में। बट अगर हमें एनर्जी किलोवाट आवर में निकालना है, किलोवाट आवर में कैलकुलेट करना है, सो इस टाइम को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। सो 1 2 3 टोटल 3 थिंग्स आर गिवन। सबसे फर्स्ट पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, इट मीन्स आर हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए मैं यूज करूंगा पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट। सो जस्ट थिंक कैसे पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं पावर का फॉर्मूला यूज करता हूं, सो रेजिस्टेंस यहां पर गिवन नहीं है, बट V एंड I बोथ आर गिवन टू अस। तो हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला यूज करना होगा जिसमें V भी आता हो, I भी आता हो और रेजिस्टेंस भी आता हो। सो यूजिंग ओम्स लॉ विच इज V इज इक्वल टू IR, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, बिकॉज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिनमें ओम्स लॉ का हेल्प हमें लगता है। सो हियर आई एम यूजिंग V इज इक्वल टू IR। रिमेंबर अभी तक मैंने पावर का फॉर्मूला यूज नहीं किया है। सो V इज इक्वल टू IR। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें गिवन है 12, करंट हमें गिवन है 3 एंड रेजिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट। सो वी विल गेट R इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 सा 12। सो रेजिस्टेंस यहाँ से हमें मिल गया है 4 ओम। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। क्लियर। सो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है। सेकेंड हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं पावर, ठीक है। सो पावर हमें कैलकुलेट करना है। हमने पावर के 3 फॉर्मूले स्टडी किए हैं। फर्स्ट वन P इज इक्वल टू VI, सेकेंड P इज इक्वल टू I स्क्वायर R एंड थर्ड P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। किसी भी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया जा सकता है क्योंकि V गिवन है, I भी गिवन है और R हमने कैलकुलेट कर लिया है। बट यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ बेसिक फॉर्मूला विच इज V इंटू I। सो V हमें गिवन है 12 एंड करंट हमें गिवन है 3। सो पावर आ जाएगी 12 3 ज़ा 36 इन वाट। सो ये हो गया हम लोगों का सेकेंड आंसर, ठीक है। सो हमने पावर भी कैलकुलेट कर ली है। नाउ जो थर्ड थिंग्स हमें फाइंड करना है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसका अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एनर्जी की जो ऐसा यूनिट है वो है जूल, बट कमर्शियल यूनिट जो है वो है किलोवाट आवर। सो मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि जो पावर है वो किलोवाट आवर में ही कैलकुलेट हो, बिकॉज यही कमर्शियल यूनिट है, ठीक है। सो एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है। If we are calculating energy in kilowatt hour, power should be in kilowatt. So यहाँ पे पावर गिवन है 36, बट ये है वॉट में। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1000 से, ठीक है, किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए। और टाइम यहाँ पे गिवन है 5 आवर्स, ठीक है। सो इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से, 5 2 ज़ा 10 और ये हो गया है 5 2 ज़ा 10 एंड देन 2 zeros। 36 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। ये वंस अगेन 2 से डिविजिबल है। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16। ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड देन 2 more zeros। सो 18 डिवाइडेड बाय 100, 18 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 0.18। सो ये रहेगा हम लोगों का आंसर किलोवाट आवर में। सो यहाँ से जो एनर्जी आई है वो है 0.18 किलोवाट आवर। सो ये था हम लोगों का क्वेश्चन जहाँ हमें कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, हमें कैलकुलेट करना थी इलेक्ट्रिक पावर एंड फाइनली एनर्जी। सो हमने कैलकुलेट की है किलोवाट आवर में। इस एनर्जी को अगर 3.6 इंटू 10⁻⁶ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये एनर्जी हमें कैलकुलेट हो जाएगी जूल में। सो ये था हम लोगों का एक छोटा सा न्यूमेरिकल।